अध्ययन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं इस रूप में। हैं? अध्ययन प्रक्रिया ही हुआ ना कि जिस नहीं, यहाँ कह रहे हैं ज्ञान सिद्धि, व्यवहार सिद्धि, आचरण सिद्धि के लिए की गई प्रक्रिया। कुल मिला के ये जीव जो से मानव चेतना में संक्रमित होने के अर्थ की बात है। हाँ, उसी को तो कह रहे हैं कि वो परिमाण प्रक्रिया है, तो क्योंकि उससे पहले तक कोई परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे जीव चेतना में जो लोग हैं, हाँ, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, शक्ति हो, पावर हो, ये कुछ भी हो, उनमें परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वो परिमाण प्रक्रिया नहीं हुई है ना। मतलब अध्ययन ही परिमाण प्रक्रिया हुई, क्योंकि जब अध्ययन तक के माध्यम से हाँ, ही है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हुआ जा सकता है। तो जब ज्ञान सिद्धि हो जाए, व्यवहार सिद्धि, आचरण सिद्धि, अभी ये तीनों नहीं है, ज्ञान सिद्धि नहीं है, व्यवहार सिद्धि नहीं है, आचरण सिद्धि नहीं है, तो कह रहे हैं कि इनकी सिद्धि के लिए की गई प्रक्रिया ही परिमाण प्रक्रिया है। परिमाण प्रक्रिया का मतलब है जिसमें हम परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? तो जीव चेतना से मानव चेतना में। उसी को फिर आगे लिखा है कि मनुष्य में पूर्णता केवल क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। तो ये क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में जो परिमाण प्रक्रिया है, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान सिद्धि, व्यवहार सिद्धि, आचरण सिद्धि के लिए की गई प्रक्रिया ही, इसके लिए हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं या जो अभ्यास कर रहे हैं, है ना, हाँ जी, वही परिमाण उसके लिए प्रक्रिया। जो हमने प्रक्रिया को अपनाया है, उसी से परिमाण, उसी को परिमाण प्रक्रिया कह रहे हैं। हाँ, और और उसी से परिमाण परिवर्तन के रूप में दो है, एक क्रिया पूर्णता है, एक आचरण पूर्णता है। ठीक बात है। फिर इसके बाद लिखा है परिणाम निर्णय प्रक्रिया के में, जो परिणाम निर्णय की जो प्रक्रिया है, उसमें कारण गुण गणित ही आद्यांत कारण है। अब यहाँ पे जब परिणाम निर्णय प्रक्रिया कह रहे हैं, तो ये जड़ चैतन्य दोनों की बात आ गई, ठीक बात है ना, जड़ चैतन्य दोनों में है। तो इसमें जो कारण है वो स्थितिवत्ता है, जो गुण है वो शिष्ट मूल्य है, और जो गणित है वो उत्पादन है, यदि अपन मानव के अर्थ में देखेंगे, है ना। ठीक बात है। तो कारण गुण गणित ही आद्यांत कारण है। किसका कारण है? परिणाम निर्णय प्रक्रिया का। यही निर्णायक तथ्य त्रय है। क्या तथ्य त्रय है? कारण गुण गणित। फिर इसके बाद लिखा है कारण सहित घटनाएं, कारण सहित घटनाएं, गुण सहित प्रक्रियाएं और मात्रा की गणनाएं प्रसिद्ध हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये पहले से ही है कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो किसी कारण से ही घटती। हम लोग कारण के रूप में किसको बोल रहे हैं? सह अस्तित्व को। सह अस्तित्व ही, है ना, कारण है। गुण सहित प्रक्रियाएं हैं, तो जो प्रक्रियाएं हैं वो गति के अर्थ में है, तो वो गुण सहित हैं। गुण सहित प्रक्रियाएं में तीन ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जो सम है, विषम है और मध्यस्थ है ना, उस रूप में। और मात्रा की गणनाएं प्रसिद्ध हैं। तो मात्रा की गणनाओं का मतलब, जो भी, जैसे हम लोग परमाणु में भी जो मात्रा की गणना करते हैं वो अंशों की गणना के रूप में रहता है ना। उसी को मैंने कहा था कि वो, जैसे हम परमाणु में एटॉमिक वेट निकालते हैं ना, या एटॉमिक मास कहते हैं, भाई किसी भी एटम में एटॉमिक मास क्या है, तो उनमें जो अंशों की जो संख्या है, उसी के आधार पे एटॉमिक मास का जो है गणना होता है। तो इसीलिए लिखा है कि जो शुद्ध, जो परिणाम का जो परिमाण का जो परिणाम है वो परमाणु की स्थिति में ही होता है, क्योंकि जो परिणाम है, जो भी परिणाम परिवर्तन भी है किसका? परिमाण का, वो परमाणु की स्थिति में होता है, यानी जो संख्यों की ये अंशों के कम ज्यादा होने के रूप में। लेकिन यहाँ पर वो आगे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो भी परिमाण का जो परिणाम है वो मात्रा के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म ही है, उसको संयुक्त रूप में ही मात्रा कह रहे हैं। जबकि जो भौतिकवाद है, जो अभी जो भौतिकवाद है, फिजिक्स है,
वो अंशों की संख्या के रूप में अध्ययन कर रहा है, इसलिए वो परमाणु के गुण का भी पूरा अध्ययन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि परमाणु में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना। जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि उसमें मध्यस्थ गुण रहता है जो कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त है। तो रूप का अध्ययन तो हो रहा है, क्योंकि रूप के अध्ययन के आधार पे ही तात्विक परिवर्तन है। स्वभाव और धर्म के रूप में मात्रा का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कर्म दर्शन में भी पढ़ा था कि हर परमाणु जो है उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही मात्रा है। तो जो मात्रा का जो निर्धारण है वो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। फिर लिखा है कि जो प्रत्येक इकाई में स्वभाव गति और आवेशित गति द्रष्टव्य है। और फिर आगे लिखा है कि ह्रास के योग्य गति आवेशित गति है। आवेशित गति ही सापेक्ष शक्तियों के रूप में द्रष्टव्य है जो जड़ प्रकृति में। तो जड़ प्रकृति में विद्युत ताप प्रकाश चुंबक और शब्द के रूप में आवेशित गति है, स्वभाव गति नहीं है जिसको अपन कह रहे हैं। उसी तरीके से चैतन्य प्रकृति में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में आवेशित गति है। ये सब आवर्तनशीलता सूत्र प्रक्रिया पूर्वक नियंत्रित और संरक्षित होते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये स्पष्ट इसी तरीके से स्पष्ट हो रहा है जैसा मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। कहीं दूसरी बार जो पढ़ा ना हमने, हाँ, उससे काफी स्पष्टता हुई। हर एक सेंटेंस को जो है अलग करके और उसके एक एक शब्द को विश्लेषित करके पढ़ा, तो पहले के मुकाबले ज्यादा समझ में आया। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग कल एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? हाँ भैया। तो अभी जहाँ आगे तक समझ पहुंची है, और बाकी जैसे फाल्गुनी बहन कुछ अपन को बता रही थी, उनकी स्मृति में कुछ आया था। हाँ, तो एक बार वो भी रिविजिट कर लेंगे अपना जो भी उनके स्मरण में था, है ना? और हम लोग भी कर लेंगे, कल इसको फिर से पढ़ेंगे। अभी आज अगले अध्याय पे आ जाते हैं थोड़ी। हाँ जी। तो अगला अध्याय है आवेश मनुष्य का अभीष्ट नहीं है। तो आवेश क्या है? तो ऊपर आवेश को स्पष्ट ही कर दिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही आवेश है ना। आवेश विकास और जागृति क्रम में सहायक नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि विकास में भी सहायक नहीं है और जागृति में भी सहायक नहीं है। यही सत्यता मानव के आवेश से मुक्ति पाने के लिए बाध्यता है, क्योंकि ये जागृति में सहायक नहीं है और मानव जागृति को पाना चाहता है, और इसीलिए ये बाध्यता बन जाती है ना। इसी बाध्यता ने आवेश के मूल तत्वों और उसके परिहार का अन्वेषण करने के लिए प्रयोग अभ्यास व्यवहार उत्पादन करने के लिए प्रवृत्त किया। यही क्रम अपने में एक इतिहास है, सुदूर काल का इतिहास। अनंत काल की प्रक्रियाएं क्रम से विकास के रूप में प्रत्यक्ष हैं। यह प्रत्यक्षता ही प्रकृति का एक इतिहास है। इसी इतिहास की एक श्रृंखला में मनुष्य एक उपलब्धि है। ये जो विकास क्रम में मनुष्य एक उपलब्धि है, मनुष्य में पाई जाने वाली स्वतंत्रता की तृषा का तृप्त हो जाना ही मनुष्य जीवन में दृष्टापद एवं जागृति है। तो मनुष्य जीवन में पाई जाने वाली स्वतंत्रता की जो तृषा या प्यास है, उसका तृप्त हो जाना ही मनुष्य जीवन में दृष्टापद एवं जागृति है। मनुष्य जीवन भी जागृति का क्रम है। मनुष्य जीवन भी जागृति का क्रम है। स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप ही सतर्कता एवं सजगता है, जो मानवीयतापूर्ण समाज सामाजिकता आचरण संस्कृति विधि व्यवस्था एवं शिक्षा है। ये सभी परस्पर पूरक तथ्य हैं। कौन से? मानवीयतापूर्ण समाज सामाजिकता आचरण संस्कृति विधि व्यवस्था और शिक्षा, ये सभी तथ्य परस्पर पूरक हैं। फिर है ये इन सभी पूरक तथ्यों का एक ही सुदृढ़ आधार है, वो मानवीयता है। में ही मनुष्य के विचार व्यवहार और अनुभूति में एकात्मकता पाई जाती है या सिद्ध होती है।
मानवीयतापूर्ण जीवन में ही विचार, व्यवहार और अनुभूति में एकात्मकता सिद्ध होती है। अनुभूति के विपरीत विचार, व्यवहार और उत्पादन होना ही अनेकता है। अनुभूति के विपरीत यानी जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं, सह अस्तित्व के विपरीत विचार, व्यवहार और उत्पादन का होना ही अनेकता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय एवं व्यवस्था, आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय एवं व्यवस्था, शिष्ट मूल्य पूर्वक निर्वाह करने वाले व्यवहार एवं विधि, कुशलता, निपुणता एवं पांडित्य तथा मूल्य भाव की निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है। तो एक बार फिर से पढ़ें। तो लिखा है आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय एवं व्यवस्था, शिष्ट मूल्य पूर्वक निर्वाह करने वाले व्यवहार एवं विधि, तो व्यवस्था एवं ये व्यवहार एवं विधि पे आ गए है ना, शिष्ट मूल्य निर्वाह करने वाले व्यवहार एवं विधि। फिर लिखा है कुशलता, निपुणता, पांडित्यपूर्ण विचार तथा मूल्य त्रय के अनुभव की निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है। तो ये चारों आयाम की बात हो गई। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय व्यवस्था, ये व्यवसाय आयाम। व्यवहार आयाम में शिष्ट मूल्य पूर्वक निर्वाह करने वाले व्यवहार एवं विधि, और उसके बाद निपुणता, कुशलता, पांडित्यपूर्ण विचार, जो विचार आयाम हो गया। फिर मूल्य त्रय के अनुभव की निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है, जो अनुभव आयाम है ना। तो निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है, यही जीवन में समाधान है। यानी चारों आयाम की एक सूत्रता और पूर्णता ही जीवन में समाधान है। यही मानवीयतापूर्ण जीवन जागृति सहज प्रमाण है। समस्या मनुष्य का अभीष्ट नहीं है या उपलब्धि नहीं है। समाधान ही मनुष्य का आद्यांत इष्ट, अभीष्ट एवं उपलब्धि है। यह केवल चारों आयामों 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था एक सूत्रता है, जिसके लिए अनवरत अभ्यास है। यह तब तक रहेगा जब तक सामाजिकता से परिपूर्ण ना हो जाएं। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ है चर्चा करने लायक या स्पष्ट हो गया? ये मार्क किसने डाल दिया इसमें बुक में अभी अभी? कौन सी? अच्छा, ये पीले पीले किसी ने डाल दिया। सुनील भाई। हाँ भैया, ये गैलेक्सी J7 प्राइम 2 कौन है? अनुमान ही अग्रिम गति का प्रेरणा स्रोत है। अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए प्रयासोदय ही अनुमान है। अनुसांगिक क्रम ही अनुक्रम है। अनुसांगिक क्रम सुदूर इतिहास से संबद्ध व विकास एवं जागृति से संबद्ध पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रमाणीकरण जागृति की श्रृंखला में ही सिद्ध होता है। ऐसे प्रमाणिकता प्रमाण त्रय के रूप में मानव जीवन में चरितार्थ होती है। विकास क्रम व जागृति ही आद्यांत क्रम है। जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय अनुस्यूत पाया जाता है। यही उदय के अनंतर उदय ही जागृति की गरिमा, महिमा एवं सिद्धि है। तो सतर्कता एवं सजगता पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, ये बात तो ठीक है, अर्थात अनुमान का अभाव नहीं है। फिर अनुमान ही अनुगमन है। अनुगमन का मतलब है स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, इसको अनुगमन करें। तो अनुमान ही अनुगमन है, और इसी का जो परावर्तित रूप है वो आचरण,
अनुसंधान, प्रयोग, उत्पादन और व्यवहार की प्रवृत्ति है। फिर अनुमान ही अग्रिम गति का प्रेरणा स्रोत है। अनुमान पूर्वक ही अग्रिम गति है। अग्रिम गति का मतलब वही है कि स्थूल से सूक्ष्म, यानी और सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण। तो इस तरीके से अग्रिम गति का जो प्रेरणा स्रोत है, अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए प्रयासोदय ही अनुमान है। और ये जो है अनुक्रम पूर्वक है। अनुसांगिक क्रम ही अनुक्रम है। अनुसांगिक क्रम सुदूर इतिहास से संबद्ध व विकास एवं जागृति से संबद्ध पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रमाणीकरण जागृति की श्रृंखला में ही सिद्ध होता है। ऐसे प्रामाणिकता प्रमाण त्रय के रूप में मानव जीवन में चरितार्थ होता है। उसी को अपन प्रयोग, व्यवहार और अनुभव प्रमाण के रूप में कह रहे हैं। उस रूप में चरितार्थ होता है। विकास व जागृति ही आद्यांत क्रम है, जिसको अनुक्रम भी कहते हैं, है ना। जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय अनुस्यूत पाया जाता है। उदय का मतलब अग्रिम गति से, है ना। यही उदय के अनंतर उदय ही जागृति की गरिमा, महिमा एवं सिद्धि है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? इसमें कुछ प्रश्न हैं? भैया समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं? ये पैराग्राफ को कैसे समझेगा? ये जैसे उदय के अनंतर उदय ही ये या फिर ये लाइन जागृति पूर्णता तक अनुगमन। भाई जैसे मान लीजिए उदय, उदय के अनंतर उदय का मतलब है जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, है ना। इस रूप में उदय के अनंतर उदय है ना। तो मान लीजिए पहले उदय हुआ व्यक्ति में समाधान के रूप में, परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में, समाज में समाधान समृद्धि अभय के रूप में, है ना। तो इस रूप में उदय के अनंतर उदय है, जिसको अपन कहें। तो उदय के अनंतर उदय ही जागृति की महिमा, गरिमा और सिद्धि। उस तरीके से क्रमशः जो है जागृति की गरिमा, महिमा, है ना, और सिद्धि बढ़ती जाती। और ये लाइन में जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः आगमन के लिए उदय अनुस्यूत होता है, होना पाया जाता है। तो अनुस्यूत का अनुस्यूत यानी उसके अंदर बना रहता है। जिसको अपन अंग्रेजी में इनहेरेंट भी बोलते हैं ना, उसमें। अच्छा। अंतर्निहित क्रिया के रूप में अनुस्यूत। अनुस्यूत तो भैया निरंतरता के अर्थ में यूज होता है। हाँ, वो उसी हाँ, अर्थ में। हाँ, ठीक बात है। तो जागृति तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय। तो हम जहां तक, वही जो अपन कह रहे हैं कि जहां तक जैसे हम न्याय तक पहुंच गए हैं, तो हाँ, पुनः अनुगमन यानी अब न्याय से धर्म तक, है ना। फिर धर्म न्याय से धर्म तक पहुंच गए हैं तो धर्म से सत्य तक, है ना। इस तरीके से जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय बना। अनुस्यूत पाए है। हाँ, ये होते ही रहता है, मतलब हाँ, ये निरंतर बना ही रहता है सर। बना ही रहता है। उसी से क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता होती है। और फिर आचरण पूर्णता की निरंतर। और कोई प्रश्न इसमें? आनुषंगिक क्रम इसको परिणामानुषंगी, वंशानुषंगी, बीजानुषंगी के रूप में रखा है। हाँ, ये जो अनुषंगी का मतलब व्यवस्था, विधि व्यवस्था को बनाए रखने का जो क्रम है। अच्छा, ठीक। जैसे उसी को जो आपने कहा ना, परमाणानुषंगी, बीजानुषंगी, वंशानुषंगी और संस्कारानुषंगी, जी, इसी को सबको मिला के कह रहे हैं अनुषंगिक क्रम। ठीक। अनुषंगिक क्रम ही अनुक्रम है, यानी क्रम से होता है। ये सब क्रम तोड़ के नहीं होता।
मतलब जैसे परमाणु से अणु, अणु से रसायन, रसायन से प्राण कोशाएं बनना, ये सब क्रम से होने वाली क्रिया है, इसी को अनुक्रम कह रहे हैं। फिर इसके बाद उसमें अनुसंगीयता आ जाती है जब विधि हो जाती है ना, जैसे बीजानुसंगी विधि होने से तो बीजानुसंगीयता आ जाती है, जी। तो बीजानुसंगीयता की निरंतरता बन जाना ही अनुसंगीयता है, जिसको अपन कह रहे हैं कि परंपरा जिसको कहना है। परंपरा जिसको कह रहे हैं, उस तरीके। ऐसे ही वंशानुसंगीयता है, वैसे ही जीव संसार में वंशानुसंगीयता है, मानव में संस्कारानुसंगीयता है। तो मानव संस्कार पूर्वक जो है वो अनुसंगिक है, यानी व्यवस्था में है, और संस्कार पूर्वक ही मानव परंपरा की निरंतरता है। तो इसीलिए लिखा है कि अनुसंगिक क्रम ही अनुक्रम है, और अनुसंगिक क्रम जो है सुदूर इतिहास से, यानी जो विगत की घटनाएं हैं उन, तो विगत में क्या है, तो विकास है, जो जड़ प्रकृति में जो विकास का क्रिया वही इतिहास है ना, एवं जागृति से संबद्ध होना पाया जाता है, और जो अग्रिम जो इतिहास है वो जागृति से संबद्ध होना पाया जाता है। तो अनुसंगी क्रम का जो सुदूर इतिहास से, यानी बहुत प्राचीन जब से विकास शुरू होता है तब से, सुदूर इतिहास से। इतिहास का परिभाषा है विगत की कृतियों एवं घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध किया गया आकलन। तो ये जो श्रृंखलाबद्ध घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध किया गया आकलन, इसी को अनुक्रम कह रहे हैं। आगे चला जाए और कुछ इसमें। फिर है जागृति क्रम में जागृतिशीलता पूर्वक प्रस्फुटित अवस्था एवं स्थिति है, यही समाधानित स्थिति है। मानव समस्या में से के लिए जीना नहीं चाहता। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अमानवीयता जागृति की श्रृंखला में कड़ी होते हुए भी मानव जीवन के कार्यक्रम के स्तर पे उपादेय सिद्ध नहीं हुई है या स्वीकृत नहीं हुई है। यही आकलन मानवीयता में संक्रमित होने के लिए बाध्यता है, क्योंकि मानव समस्या में जीना नहीं चाहता है ना। मानवीयता में ही जीवन एवं जीवन का कार्यक्रम विश्लेषित, व्यवहारित एवं चरितार्थ होता है। समर संभावना पर्यंत मानव सामाजिकता का सत्यापक नहीं है। इसी लज्जावश पुनः समरविहीन राज्य प्रबुद्धतापूर्ण प्रभुता से संपन्न होने के लिए प्रयास है। यह प्रयास वर्ग विहीन, विविध जाति विहीन तथा युद्ध विहीन साम्राज्य सिद्धि अर्थात पूर्णता से संपन्न जीवन संहिता को कर्तलगत एवं सामान्यीकरण करते रहेगा। फिर लिखा है कि सामाजिकता का उदय होना ही अध्ययन में पूर्णता, व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, व्यक्ति में आचरण, समाज में पूर्णता एवं अभयता है। यही सर्व मंगल कार्यक्रम एवं शुभ है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। जागृति क्रम में जागृतिशीलता पूर्वक प्रस्फुटित अवस्था, जिसको अपना ये मानवीयता, अमानवीयता और मानवीयता, देव मानवीयता, ये सब अवस्थाओं की बात कर रहे हैं ना, एवं स्थिति है, यही समाधानित स्थिति है। मानव समस्या में से के लिए जीना नहीं चाहता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि अमानवीयता जागृति की श्रृंखला में कड़ी होते हुए भी मानव जीवन के कार्यक्रम के स्तर पर उपादेय सिद्ध नहीं हुई है या स्वीकृत नहीं है, और यही जो आकलन है वो मानवीयता में संक्रमित होने के लिए बाध्यता है। मानवीयता में ही जीवन एवं जीवन का कार्यक्रम विश्लेषित, व्यवहारित एवं चरितार्थ होता है। फिर कह रहे हैं कि जो समर संभावना पर्यंत
मानव सामाजिकता का सत्यापक नहीं है। इसी लज्जावश, लज्जा की बात क्यों है? क्योंकि मानव समर नहीं चाहता और समर करना पड़ता, युद्ध नहीं चाहता और युद्ध पूर्वक उसको जीना पड़ रहा है। इसी लज्जावश पुनः समर विहीन राज्य, मतलब युद्ध से मुक्त राज्य, प्रबुद्धता मुक्त प्रभुता से संपन्न होने के लिए ही प्रयास है। यह प्रयास वर्ग विहीन, विविध जाति विहीन तथा युद्ध विहीन साम्राज्य सिद्धि अर्थात पूर्णता से संपन्न जीवन संहिता को करतलगत एवं सामान्यीकरण करते रहेगा। फिर लिखा है कि सामाजिकता का उदय होना ही अध्ययन में पूर्णता, व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, व्यक्ति में आचरण और समाज में पूर्णता एवं अभयता है। यही सर्व मंगल कार्यक्रम एवं शुभ है। बताइए, इसमें कुछ और चर्चा करना है इस वाले में, इस पैराग्राफ में? मुझे लग रहा है बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ भैया। बोलिए योगेश भाई। नहीं ठीक है भैया, अजीत भाई कुछ बोलिए। मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्लियर है, हाँ जी। आगे बढ़ा जाए फिर थोड़ा सा। मनुष्य में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृतिशीलता है। यही यानी क्या? संचेतनशीलता यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है। सतर्कता ही प्रतिभा और सजगता ही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है। जिसके लिए निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य है, यही प्रतिभा के रूप में प्रमाण सिद्ध होता है। तात्रय की सीमा में किए जाने वाले आहार विहार व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व प्रमाणित होता है। प्रतिभा में निपुणता, कुशलता का परिचय उत्पादन में, व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है। प्रतिभा में से निपुणता, कुशलता का परिचय उत्पादन में और व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है। तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग ही सजगता, उसके संरक्षण में सतर्कता है। तो मनुष्य में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृतिशीलता है। यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है। सतर्कता ही प्रतिभा और सजगता ही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है। जिसके लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य है, यही प्रतिभा के रूप में प्रमाण सिद्ध होता है। तात्रय की सीमा में किए जाने वाले आहार विहार और व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व प्रमाणित होता है। प्रतिभा में से निपुणता, कुशलता का परिचय उत्पादन में, व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है। तन मन, हाँ जी हैं? हेलो हेलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। किसी और को सुनाई दिया हो तो वो रिपीट करें। हैं? सुनील भाई कुछ सुनाई दे रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं? दीदी हेडफोन लगा के बोलिए। नहीं, मैंने कहा वो पेज चेंज कीजिए, पेज। हाँ हाँ कर देते हैं। किताब का? अच्छा, इसमें किताब का पेज, ठीक है।
तो फिर है प्रतिभा में से निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में, और इसमें एक्चुअली व्यक्तित्व का परिचय जो है इसकी जगह पांडित्य आना चाहिए। पांडित्य का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना निपुणता कुशलता पांडित्य है, तो उसमें से निपुणता और कुशलता उत्पादन में और पांडित्य का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है। तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग की सजगता, उसके संरक्षण में सतर्कता। इसलिए सतर्कता, सजगता, प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में द्रष्टव्य है। इसमें सदुपयोग और संरक्षण में क्या अंतर हो गया? है संरक्षण और सदुपयोग एक ही चीज नहीं है भैया? मतलब संरक्षण मतलब सुरक्षा है ना, संरक्षण मतलब सुरक्षा। सुरक्षा सदुपयोग तो एक ही चीज कहते हैं ना, इसमें मतलब सदुपयोग ही सुरक्षा नहीं हाँ, लेकिन सदुपयोगिता और सुरक्षा दो कार्यक्रम है ना। जी। एक है सदुपयोगात्मक कार्यक्रम जिसको धर्म नीति कहते हैं, एक है सुरक्षात्मक कार्यक्रम जिसको राजनीति कहते हैं ना। तन मन धन का दूसरों के लिए प्रयोजन में उपयोग हो पाना सदुपयोग हो गया भैया। हाँ जी। और उसको संरक्षण कैसे समझेंगे उसका? तन मन धन का संरक्षण, सुरक्षा करना। तो अच्छा। सदुपयोगता भी संरक्षण है, लेकिन सदुपयोगता के अलावा भी तो है, जैसे अपन को नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संपदा है, इसका संरक्षण करना, इनकी आवर्तनशीलता को बनाए रखना। अच्छा। वो संरक्षण है। अच्छा, मतलब इसमें वो पूरा कुछ आ गया है, मतलब मैं एक मानव के रूप में देख रहा था, बट ये उससे ज्यादा अस्तित्व के रूप में भी आ गया। हाँ, तन मन धन, ठीक है। फिर है सतर्कता, सजगता, प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में द्रष्टव्य है, और ये क्षमता, योग्यता, पात्रता ही जो वाहन, प्रगटन और ग्रहण क्रिया है। जो पात्रता है वो ग्रहण क्रिया है, योग्यता प्रगटन क्रिया और क्षमता वाहन क्रिया है ना। प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है। प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, क्योंकि प्रतिभा के बारे में ये लिखा है जो अपन ने अभी पहले पढ़ा था ना, प्रतिभा में निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिभा में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है। यही नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है। यही व्यवहार विषमता का उन्मूलन करती है, फलतः अभयता सिद्ध होती है। आचरण में ही सजगता सिद्ध होती है, जो अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्ट होती है, यही सह अस्तित्व को सिद्ध करती है। ठीक है, ये फिर से पढ़ेंगे क्या पैराग्राफ में? सतर्कता, सजगता, प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। ठीक है, फिर लिखा है यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में द्रष्टव्य है। फिर लिखा है क्षमता, योग्यता, पात्रता ही जो वाहन है, वाहन क्षमता है ना, प्रगटन योग्यता है, और ग्रहण जो है वो पात्रता है। जो वाहन, प्रगटन एवं ग्रहण क्रिया है। मानव में तीनों प्रकार का क्रिया है ना, वाहन क्रिया है, प्रगटन क्रिया है और ग्रहण क्रिया है। ठीक है, ग्रहण पूर्वक हम समझते हैं और वाहन पूर्वक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, आचरण पूर्वक उसका प्रगटन करते हैं। प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है। प्रतिभा के नियोजन में यही सतर्कता है। उसके बाद वो लाइन डबल लिखी है इसमें पुरानी किताब में, यही व्यवहार विषमता का उन्मूलन करती है। क्या उन्मूलन करती है? जिसको अपन सतर्कता कह रहे हैं। फिर लिखा है फलतः अभयता सिद्ध होती है। यदि जिसको यहाँ कहा ना कि ये लिखा ना तन मन धन
तन मन धन अर्थ रूपी जो अर्थ है उसके सदुपयोगता ही सजगता है और उसके संरक्षण में सतर्कता है। यदि तन मन धन का संरक्षण हो गया उस स्थिति में ये कह रहे हैं कि व्यवहार विषमता का उन्मूलन होता है और अभयता सिद्ध होती है। आचरण में ही सजगता सिद्ध होती है जो अर्थ के प्रतिभा से व्यवहार विषमता का उन्मूलन कैसे है? प्रतिभा से कनेक्ट कर रहे हैं ना इसको है। ये जो प्रतिभा से कनेक्ट कर रहे हैं ना इसको अपन। तो प्रतिभा में दो बातें हैं ना, एक है निपुणता, दूसरा है कुशलता। तो उसका जो परिचय है वो उत्पादन में होता है ना। तो यही व्यवहार में जो विषमता है, तो जो आर्थिक विषमताएं हैं है ना, उसका उन्मूलन करती है, ऐसा कहते। यदि समृद्धि की निरंतरता हो जाती है ना, निपुणता उत्पादन में निपुणता कुशलता जो है प्रतिष्ठित हो जाती है, तो जो आर्थिक विषमताएं हैं या जो भी अमीरी गरीबी वाली जो विषमताएं हैं उन सब का उन्मूलन हो जाता है। जी जी जी। फलतः अभयता सिद्ध होती है और जब तन मन धन का संरक्षण हो गया तो फिर अभयता सिद्ध हो जाती है। आचरण में सजगता सिद्ध होती है तो अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्ट होती है। तो जब तन मन धन रूपी अर्थ का यानी पूरी मानव जाति का जो तन मन धन है, यदि उसका सदुपयोगता जो है सुनिश्चित हो जाती है तो उसमें सजगता का प्रमाण आता है ना, यही से अस्तित्व को सिद्ध करती है। ठीक है। तो इसमें आगे बढ़े। संचेतना ही प्रतिभा है और प्रतिभा ही सतर्कता है, प्रतिभा ही सतर्कता और सजगता है। तो यहाँ पर जब प्रतिभा की बात आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। प्रतिभा में निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में और व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में। तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग की सजगता, उसके संरक्षण में सतर्कता। ठीक है, एक बार आगे और देखते हैं क्या लिखा है। तो संचेतना ही प्रतिभा, प्रतिभा ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही जीवन, जीवन ही जागृति, जागृति ही व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ही आचरण, आचरण ही संचेतना है। फिर लिखा है कि जागृत जीवन और शरीर के तंत्र में स्पंदन ही कंपनात्मक गति, कंपनात्मक गति ही संचेतना, संचेतना ही कंपनात्मक गति है। यही चैतन्य क्रिया की महिमा, गरिमा एवं विशेषता है। मानव जीवन में अभिव्यक्त होने वाले संपूर्ण आचरण तात्रय की सीमा में द्रष्टव्य हैं। प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार में प्रकट होती है। यहाँ पे प्रतिभा की बात की थी, निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में होता है।
प्रतिभा में से निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में होता है। और यहाँ पर आके वो कह रहे हैं कि प्रतिभा ही उत्पादन विनिमय एवं व्यवहार में प्रकट होती है। फिर लिखा है यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता एवं कला मूल्य का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन तथा व्यवहार में स्थापित और शिष्ट मूल्य का निर्वाह है। इसलिए जो प्रतिभा को यहाँ डिफाइन किया है वो केवल उत्पादन के अर्थ में नहीं है, उत्पादन के साथ साथ जो है वो व्यवहार में भी प्रकट होती है ना। तो यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता एवं कला का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन तथा व्यवहार में स्थापित एवं शिष्ट मूल्यों का निर्वाह है। यही विचार में समाधान अनुभूत और अस्तित्व में अनुभूति है। तो जो प्रतिभा है वो चारों आयाम में कैसे है उसको स्पष्ट किया है। प्रतिभा ही उत्पादन विनिमय और व्यवहार में प्रकट होती है। यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता व कला मूल्य का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन तथा व्यवहार में स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों का निर्वाह है। फिर वो कह रहे हैं कि यही प्रतिभा विचार में समाधान और अस्तित्व में अनुभूति है। तो इस तरीके से चारों आयाम में प्रतिभा का बात की है। तो यहाँ ऊपर जो तन मन धन के सदुपयोगता के अर्थ में शायद ये कहा होगा कि प्रतिभा में से जो पूरी प्रतिभा है उसमें से निपुणता कुशलता का परिचय जो है वो उत्पादन में है, ऐसा। उसके बाद पांडित्य का जो परिचय है वो व्यवहार में। यहाँ व्यक्तित्व की जगह मेरे हिसाब से पांडित्य होना चाहिए, है ना। और प्रतिभा का मतलब निपुणता कुशलता पांडित्य से है, क्योंकि फिर यहाँ पर आके कह रहे हैं कि प्रतिभा ही उत्पादन विनिमय एवं व्यवहार में प्रकट होती, और यही जो है विचार में समाधान और अनुभूति अस्तित्व में अनुभूति है। उसी का परावर्तित रूप जो है समाधान और अनुभूति का परावर्तित रूप ही पांडित्य है। उससे पहले जो उत्पादन और व्यवहार में सिद्ध होती है उसको निपुणता और कुशलता कह रहे हैं। फिर लिखा है कि दर्शन क्षमता ही प्रतिभा है, प्रतिभा ही उत्पादन विनिमय एवं व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है, आचरण ही मनुष्य की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति ही प्रकटन है, प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता विकास एवं जागृति अस्तित्वशीलता ही प्रकृति, प्रकृति ही जड़ चैतन्यात्मक क्रिया, जड़ चैतन्यात्मक क्रिया ही समग्र, समग्र ही अध्ययन, अध्ययन ही जागृति क्षमता एवं जागृति क्षमता ही दर्शन क्षमता है। तो दर्शन क्षमता ही प्रतिभा है, प्रतिभा ही उत्पादन विनिमय एवं व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है, आचरण ही मनुष्य की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति ही प्रकटन है, प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता विकास एवं जागृति अस्तित्वशीलता ही प्रकृति, प्रकृति ही जड़ चैतन्यात्मक क्रिया, जड़ चैतन्यात्मक क्रिया ही समग्र, क्योंकि इससे ज्यादा क्रिया नहीं है इसलिए समग्र, समग्र ही अध्ययन, अध्ययन ही जागृति क्षमता और जागृति क्षमता ही दर्शन क्षमता है। फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान लक्षण दर्शन क्षमता ही है, मनुष्य की मूल क्षमता का स्वत्व यही है, यही क्षमता तात्रय को स्पष्ट करती है, यही स्व पर मौलिकता की स्वीकृति ही संस्कार, संस्कार ही निश्चय, निश्चय ही संकल्प, संकल्प ही अनुगमन, अनुगमन एवं अनुसरण, अनुगमन एवं अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान, अनुसंधान एवं संधान ही व्यवहार एवं उत्पादन, व्यवहार एवं उत्पादन ही समृद्धि, व्यवहार एवं समृद्धि ही अनुभूति व समाधान, अनुभूति व समाधान ही जीवन, जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद, अस्तित्व एवं परमानंद ही सतर्कता एवं सजगता।
ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान लक्षण दर्शन क्षमता ही है। मनुष्य की मूल क्षमता या स्वत्व भी यही है। दर्शन क्षमता ही मनुष्य की मूल क्षमता या स्वत्व है। यही यानी जो दर्शन क्षमता ही तात्पर्य को स्पष्ट करती है। दर्शन क्षमता ही स्व व पर मौलिकता की स्वीकृति भैया हाँ 10 से ऊपर हो गए हैं। अरे वाह, फिर ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर, है ना? हाँ मुझे लग रहा है इसको रिपीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे। हाँ बाकी सबसे पूछ लीजिए। हाँ नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं। कल अपन को जल्दीबाजी कुछ नहीं, आराम आराम से कर। वो तो है ही, आपने तो काफी उस पे टाइम लगाया ये सब में। हाँ अच्छा भी है, मुझे लग रहा है टाइम लगाने से काफी फायदा भी हो रहा है। हाँ हाँ, एक एक पैराग्राफ पे रुक जाने से ना थोड़ा सोचने के लिए अवसर, स्पेस मिल जाता है ना। स्पेस मिल जाता है, और एक एक शब्द का कई बार जो रिपीटेशन हो गया हाँ कई बार अपन रिपीट करते हैं, 2 3 4 बार भी कई बार रिपीट करते हैं। जहाँ फंसते हैं तो 3 4 5 6 बार भी करते हैं। थोड़ा सा अर्थ परसीव तो होना चाहिए ना। ना बिल्कुल सही बात है, दिशा जरूरी है। हाँ किस दिशा में जा रहे हैं, गति से कुछ नहीं है। जी जी जी, ठीक है। तो ठीक। मैंने आपको कोई एक व्हाट्सएप भेजा था, आप देख लीजिए। हाँ हाँ देख लिया था मैंने वो। ठीक है जी उस पे मैंने काफी लोगों से बात करी है, करीब जी 30-40 लोगों के साथ बात की है उसको लेकर। अच्छा फिर आपसे अलग से बात करेंगे उस पे, है ना? ठीक है, मैं ना कल बात करती हूँ। जी नमस्ते। ठीक है, नमस्ते हरिहर। सभी को नमस्ते। और बताइए दिनेश जी। जी भैया। ठीक है, कुछ ठीक चल रहा है? हाँ भैया बस बढ़िया है। अभी तो थोड़ा सा ये अपन एक रिपीट करेंगे, अभी जो लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा एक बार क्लियर है वैसे, बट एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ एक बार तो अपन पूरा ये वाला अध्याय